हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारी आज के स्थापना सेशन में, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द टॉपिक ऑफ एयर पॉल्यूशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। चाहे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो, चाहे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करें, एयर पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियन सिटीज़ एंड नॉर्थ इंडियन रीजन। सो जो एयर पॉल्यूशन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे आपके साथ, ताकि हमारी एयर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज है एंड एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स है, दोनों चीज़ें डेवलप होती जाएं, दोनों चीज़ें बेटर होती जाएं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टुडेज लेक्चर, लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट सिविल स्टैप हैज launched very exciting courses for Himachal Pradesh Administrative Services and Haryana Civil Services as well as the Punjab Civil Services। तो इन स्टेट्स एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या आप ऐसे किसी फ्रेंड या फेलो एस्पिरेंट को जानते हैं जो कि इन स्टेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर एक बार सिविल स्टैप के इन कोर्सेज के बारे में बताइए, बिकॉज ऑल दीज कोर्सेज दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको जितना भी मटेरियल चाहिए, ए टू जेड तैयारी जो करने के लिए आपको जितना कंटेंट चाहिए वो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होने वाला है। फर्दर इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट hello@civilstep.com, और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स के नंबर हैं, जो हमारा ईमेल आईडी है एंड इन कोर्सेज से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट एयर पॉल्यूशन। द एयर पॉल्यूशन डेफिनेशन इज नॉट वेरी टेक्निकली डिफिकल्ट। हम सभी जानते हैं एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है। बेसिकली एयर पॉल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मैटर के साथ साथ एनर्जी, चाहे वो नॉइज हो, साउंड एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो जहां पर हम लाइट पॉल्यूशन की बात करते हैं, या रेडिएशन एनर्जी हो जो हम रेडिएटिव पॉल्यूशन की बात करते हैं। एनी काइंड ऑफ unwanted or undesired matter or energy which is found in our atmosphere in such concentrations that it may be directly or indirectly injurious or harmful to the health of animals and plants and the ecosystem। इस पूरी चीज को हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, एयर पॉल्यूशन की जो कंप्लीट डेफिनेशन हमको चाहिए। सबसे पहले, एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मैटर और एनी काइंड ऑफ एनर्जी विच इज अनवांटेड इन द एटमॉस्फेयर and such a pollutant is existing in such concentrations that it can directly or indirectly harm the health of animals and plants and harm the ecosystem। इसको हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे एनर्जी हो, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या इकोसिस्टम को नुकसान करती है तो वो हमारे लिए एयर पोल्यूशन है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, कौन कौन सी सब्सटेंसेस हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट गैसियस सब्सटेंसेस। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, दैट एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, बट स्टिल देयर आर सम अनवांटेड गैसेस जो ट्रोपोस्फेयर में, यानी एटमॉस्फेयर का जो बिल्कुल बॉटम हिस्सा है वहां पर जो गैसेस जनरेट होती हैं, एयर को यानी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने का काम करती हैं। इन गैसेस में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स की बात कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर सकते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स लाइक ओजोन या अमोनिया पॉल्यूशन जो है इसकी बात कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस existing in our atmosphere in such high concentrations that it can actually harm the environment as well as humans। इसके बाद बात करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के पॉल्यूशन की। In our atmosphere there are aerosols also। Aerosols are nothing but solid, liquid particles, solid और liquid particles which are very very tiny in size। बहुत छोटे साइजेस के जो पार्टिकुलेट मैटर है जो सस्पेंडेड होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स एयर पॉल्यूशन। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो आपने कई बार करंट अफेयर्स के इश्यूज में देखा होगा कि इंडियन सिटीज दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली द सिटीज लोकेटेड इन द इंडो गंगा प्लेन्स। चाहे हम पंजाब के लुधियाना, जालंधर, अमृतसर से स्टार्ट करें, या फिर हरियाणा के गुड़गांव रीजन में जाएं, दिल्ली में जाएं, या फिर उत्तर प्रदेश के सिटीज में जैसे मेरठ, नोएडा, लखनऊ एटसेट्रा, इन सभी सिटीज में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर है, राइट। इसके बाद बात करते हैं एयरबॉर्न टॉक्सिन्स। देयर कैन बी सर्टन poisonous substances which are released into air
बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। और ऐसे जो एयरबॉर्न टॉक्सिन्स हैं, एयरबॉर्न पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं एनिमल एंड ह्यूमन लाइव्स को भी। आपने रिसेंटली हुए कुछ इंसिडेंट्स को अगर देखा है, जैसे स्टायरीन गैस का लीक होना, या फिर जो पुराने इंसिडेंट्स हैं जैसे भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट विच इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये गैसेज रिलीज होती हैं और पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इन इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स के अलावा देयर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑल्सो। जैसे आप अगर व्हीकल्स को चला रहे हैं, व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उन व्हीकल्स में इफ यू आर यूजिंग लेडेड पेट्रोल मिक्स्ड विद लेड, देन अगेन लेड पार्टिकल्स विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली अगर आप प्लास्टिक्स को या गार्बेज को बर्न करते हैं, सो जो हार्मफुल केमिकल्स प्लास्टिक्स के अंदर हैं, पॉलीथीन के अंदर हैं या डिफरेंट गार्बेज के अंदर हैं, वो सारे केमिकल्स भी लिबरेट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर जाके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर सकते हैं, पॉइजनस बना सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। Secondary pollutants are those substances which are formed because of interaction amongst two other pollutants। जैसे कि अगर एटमॉस्फेयर में मैं एक पॉइजनस गैस को रिलीज कर रहा हूं और कोई दूसरा पॉल्यूटेंट ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इन दोनों पॉल्यूटेंट्स के रिएक्शन होने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट बनता है दैट इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं, इसकी अभी अब आगे डिस्कशन भी करेंगे। बट बिफोर दैट, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हम लोग एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसिस्टेंस और एग्जिस्टेंस। पॉल्यूटेंट्स इन द एयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ऐड किए जा रहे हैं, बाय ह्यूमंस ऐड हो रहे हैं या बाय नेचुरल कॉजेज ऐड हो रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद, एयर में जाने के बाद या एटमॉस्फेयर, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है। जैसे कि मैं डीडीटी की बात करूं, plastics, carbon monoxide, oxides of nitrogen and sulfur, these chemicals और these gases when they are released into atmosphere, atmosphere में जाने के बाद इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ये गैसेस, ये सब्सटेंसेस अपने आप में पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। लेकिन फिर आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, these are formed after interaction amongst primary pollutants। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनता है। वेरी गुड एग्जांपल कैन बी पेरीऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरीऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज अ सब्सटेंस, अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स के होने वाले रिएक्शन से जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NO2, N2O, बाकी जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक बेंजीन, लाइक एस्टर्स, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और इनके आपस में होने वाले रिएक्शन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन नेचर, quantitative and qualitative air pollutants, certain substances they are naturally present in our atmosphere, right, but they only become a pollutant when their concentration reaches beyond a certain level। जैसे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर बात करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली एग्जिस्ट करती है। हम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं प्लांट्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका रोल है, वो गैस एब्जॉर्ब होती है। द रेस्पिरेशन दैट इज डन बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस रेस्पिरेशन में हम CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ते हैं। सो एटमॉस्फेयर में एक नेचुरल नॉमिनल लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन जब ये लेवल एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है तब जाकर हम कह सकते हैं कि दी CO2 in our atmosphere is becoming poisonous or is becoming very harmful। लेकिन करंटली ग्लोबल वार्मिंग के अलावा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करने के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट या बहुत ज़्यादा रिपरकशन एनिमल्स के ऊपर या लिविंग बींग्स के ऊपर नहीं डालती है। नेक्स्ट इज योर क्वालिटेटिव एयर पॉल्यूटेंट्स। देखो, तो क्वांटिटेटिव में हमें ये समझ आ गया कि वो नेचुरल सब्सटेंसेस जो नेचुरली जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा अगर एग्जिस्ट करेंगे तब हमें उसको एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं विच आर नोन एज क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, दीज डू नॉट अकर इन नेचर एंड आर ह्यूमन मेड। फॉर एग्जाम्पल फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, DDT, ये सब्सटेंसेस, ये केमिकल्स ऑलरेडी पॉइजनस हैं। हर्बिसाइड्स हैं, फंजीसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, इन केमिकल्स को हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि कुछ एनिमल्स को, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये केमिकल्स नुकसान पहुंचाते हैं, और जब ये केमिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो यू कैन इमेजिन दे कैन हैव वेरी डिजास्टर्स इंपैक्ट ऑन डिफरेंट वेजिटेशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और द ह्यूमन लाइव्स। बट दीज काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस अगर छोटी मात्रा में प्रेजेंट हैं तब भी पॉइजनस हैं, अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस और वेरी लार्ज कंसंट्रेशंस, इट डज नॉट मैटर, ये क्वालिटेटिव एयर पॉल्यूटेंट्स हमेशा हमारे लिए पॉल्यूटेंट ही रहेंगे। इनकी छोटी से छोटी कंसंट्रेशन भी एटमॉस्फेयर में हम लोगों के लिए हानिकारक है, डैमेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स की, SPM पॉल्यूशन।
इंडिया के लिए एसपीएम पोल्यूशन ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, ये प्लेन्स का एरिया डिपॉजिटेड एलुवियम का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। वेस्टर्न साइड पे जब हम पंजाब राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहाँ सैंडी सॉयल है। दिस सैंडी सॉयल, द एलुवियल सॉयल फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लेन एरियाज एज वेल एज हाई इंटेंसिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, इन सभी कारणों की वजह से नॉर्दर्न इंडिया की हवा में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। चाहे आप इंडिया की किसी भी मेजर सिटी जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है उसको पिक करेंगे तो वहां आपको एसपीएम पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड दिस इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर वरी इन आर कंट्री। लेकिन ये जो पार्टिकुलर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इसके बारे में स्टैटिक नॉलेज गैदर कर लेते हैं। दीज आर मैटर सस्पेंडेड इन एयर सच एज डस्ट एंड सूट, various kinds of small and tiny particles which are suspended in air, they are aerosols। और यही aerosols का एक जो क्लास है उसको हम suspended particulate air pollutant बोल रहे हैं। वो aerosols जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं होने चाहिए थे, उन एरोसोल्स की वजह से ये एसपीएम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कहां से आता है ये एसपीएम? सो दिस एसपीएम इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स में फ्यूल एमिशन हो रहा है वहां से भी ये पार्टिकल्स निकलते हैं। पावर प्लांट्स, वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर एसपीएम पॉल्यूशन, स्पेशली द कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। जब भी वो कोल को बर्न करते हैं तो उसमें कोल को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, कोल को बर्न किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द कार्बन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, लेकिन जो इंप्यूरिटीज रह गई उस कोल के अंदर, नाइट्रोजन, सल्फर, उनके भी ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, एंड रिलीज होता है फ्लाई ऐश और ऐश, the compounds or oxides of different kinds of metals and different kinds of impurities like silica, like magnesium, like calcium, like iron which was present in your coal। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं एटमॉस्फेयर में जाके एसपीएम का काम करते हैं। इसके साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, whenever we do some kind of construction activities, obviously large amounts of small particles of dust, cement and different kinds of other constructive materials, they are released into the atmosphere। oil refinery, railway yard, marketplace industry, so different kinds of areas, different kinds of economic activities, उन सभी से आपके small particulate matter generate होने वाले हैं। Their size can range from 0.001 micrometer, that is about 1 nanometer, to about 500 micrometers। The Central Pollution Control Board, it measures particulate size 2.5 micrometer or less than diameter PM 2.5 and responsible for causing the greatest harm to the human health। PM 2.5 यानी वो पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, वो हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है, बिकॉज सच स्मॉल पार्टिकल्स दे कैन इजिली एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर लंग्स, आवर एल्वियोलाई, आवर ब्रोंकाई, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही हमारे ब्लड में भी ये जो आपके पार्टिकल्स हैं घुस सकते हैं, ब्लड को भी कंटेमिनेट करके बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को भी देख रहे हैं, यू कैन सी द thickness of human hair is about 50 to 70 micrometer। The PM 2.5 is less than 2.5 micrometer in diameter, and PM 10 is a slightly greater than 10 micrometer in slightly lesser than 10 micrometer in the atmosphere। तो ये जो हमारे PM 2.5 है, PM 10 है, ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं एंड बहुत ज्यादा हानिकारक पार्टिकल्स भी हैं। इसी के साथ फ्लाई ऐश की भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज फ्लाई ऐश? व्हेनेवर वी बर्न कोल, सो हाउएवर प्योर द कोल इज, कोल कितना भी प्योर क्यों ना हो, कोल में कार्बन के अलावा कुछ इंप्यूरिटी जरूर होंगी, और ये इंप्यूरिटी ज्यादातर नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं या फिर डस्ट, या जिसको हम सिलिका कहते हैं, सिलिका होता है। और जब भी हम इस कोल को बर्न करते हैं, कार्बन तो ऑक्सीजन को के साथ रिएक्ट करके CO2 बना के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बट ऑल दी अदर इंप्यूरिटीज लाइक सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ये और ऑक्सीडाइज होने के बाद, ऐश बनने के बाद वहीं नीचे रेसिड्यू के तौर पे बच जाते हैं, और ये फ्लाई ऐश एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है आफ्टर बर्निंग द कोल। क्लियर? सो फ्लाई ऐश इज इजेक्टेड मोस्टली बाय थर्मल पावर प्लांट्स एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट अप इज योर सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स में आती है बात आपके लेड की। लेड इज ऑल्सो अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस जो कि ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है। इट कैन कॉज नर्वस सिस्टम डैमेज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एंड इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो बी कार्सिनोजेनिक, कैंसर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लेड। राइट?
especially harmful for children because children जिनका nervous system currently grow कर रहा है, they are in initial stages of their cognitive and neural development. इस टाइम पर जब लेड का एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा हो जाती है तो नर्वस सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन इट कैन बी वेरी बैडली इफेक्टेड एंड इट ऑल्सो हैज अ वेरी ग्रेव इंपैक्ट ऑन प्रेग्नेंट मदर्स ऑल्सो. तो लेड का पोल्यूशन जो है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में लेड का यूज होता है, लेड का एमिशन होता है. कुछ समय पहले तक द व्हीकल्स दैट वी यूज इन इंडिया, दोज व्हीकल्स यूज्ड लेड मिक्स्ड पेट्रोल. द पेट्रोल और डीजल विच दे यूज्ड, उसमें थोड़ा सा लेड को भी मिलाया जाता था इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी, राइट. बट नाउ अब के टाइम पर जो है लेड का यूज हमने बिल्कुल बंद कर दिया है इन दी व्हीकल फ्यूल्स, और इस वजह से लेड का पोल्यूशन जो है काफी कम होने लग रहा है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट अप इज योर नैनो पार्टिकल्स पोल्यूशन. नैनो पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर पार्टिकल्स जिनकी साइज नैनोमीटर्स के स्केल पर होती है, एंड सच काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दे कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड लाइक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, वेदरिंग एंड डस्ट स्टॉर्म्स एटसेट्रा, और दे कैन बी मैन मेड नैनो पार्टिकल्स जिसको हमने न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेवलप किया है फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल यूजेस. ये जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं ऑटो ट्रैफिक से निकल कर आते हैं, जैसे पैलेडियम एंड प्लैटिनम के वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो आजकल की गाड़ियों में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, उसमें आपके पैलेडियम एंड प्लैटिनम के मेटल्स को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वेरी पॉइजनस गैसेस इनटू लेस हार्मफुल गैसेस. और ये जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है, इसमें से आपके नैनो पार्टिकल्स एमिट होते हैं. फाइन कार्बन पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बी एमिटेड फ्रॉम द फ्यूल एग्जॉस्ट, जहां पर कार्बन को बर्न तो किया जा रहा है बट पूरे तरीके से कार्बन बर्न नहीं हुआ, और वेरी वेरी स्मॉल अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल केयर के फील्ड में भी हम नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हैं. सिल्वर या गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को वी यूज देम एज एंटीसेप्टिक केमिकल्स और एज थेराप्यूटिक्स. कंबस्शन, जब भी कोई कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, कंबस्शन मीन सिंपली ऑक्सीडाइजिंग विद ऑक्सीजन. किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट में जब ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करवाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं कंबस्शन या आग लग गई, राइट, जो उसका कोलोकियल टर्म है. कंबस्शन में भी यू कैन सी द एमिशन ऑफ सूट और कार्बन ब्लैक, unburnt carbon. If you are burning some kind of fuel like coal, natural gas, petroleum etc., और जो फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, ये फ्यूल को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रहा है. द ऑक्सीजन अराउंड दैट काइंड ऑफ फ्यूल इज नॉट इन एनफ क्वांटिटी टू ऑक्सीडाइज द इंटायर कार्बन. उस टाइम पे कुछ कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स भी जो हैं एस्केप करके एटमॉस्फेयर में जाते हैं. माइनिंग इज ऑल्सो वेरी हैजर्डस एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन. जब भी हम माइनिंग कर रहे हैं, लैंड को एक्सकवेट करना है, बहुत सारे मेटल्स को, मिनरल्स को निकालना है माइन के अंदर से, और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी डस्ट, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ सिलिका, आयरन ओर, बॉक्साइट एटसेट्रा, दे कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. कोल माइनिंग इज स्पेशली हार्मफुल बिकॉज जब हम कोल माइनिंग कर रहे हैं तो कार्बन के बहुत सारे छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स माइनर्स की लंग्स में एंटर कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं, और बहुत डेवास्टेटिंग इंपैक्ट्स हेल्थ के ऊपर डाल सकते हैं. लॉन्ड्री में, यानी कि हमारी जो लॉन्ड्री है, वहां पर हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स या मेटल ऑक्साइड्स को यूज करते हैं. एनर्जी जनरेशन के लिए हम क्वांटम डॉट्स यानी कि सोलर सेल्स विच आर ऑफ द साइज ऑफ अ नैनोमीटर और नैनो पार्टिकल्स, हम इन सभी एरियाज में नैनो पार्टिकल्स को यूज करने लग रहे हैं. नुकसान क्या है नैनो पार्टिकल्स का? नुकसान यह है दैट नैनो पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन, एनवायरमेंटल हाइड्रोक्सिल रेडिकल कंसंट्रेशन, ओजोन डिप्लीशन और स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज. ये जो आपके नैनो पार्टिकल्स हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में तो एंटर करके नुकसान कर ही सकते हैं. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में दूसरे जो इफेक्ट्स हैं वो भी लाने का काम इन नैनो पार्टिकल्स के द्वारा किया जाता है, चाहे वो सन को की लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम हो, ग्लोबल कूलिंग में कंट्रीब्यूट करने का काम हो, या फिर जैसे सूट और कार्बन ब्लैक है, दिस कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब सन्स एनर्जी एंड कैन वार्म अप क्विकली. और जब ये सूट या कार्बन ब्लैक जैसे पार्टिकल्स स्नोई सरफेस पे, ग्लेशियर्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे तो बहुत जल्दी से ग्लेशियर्स को मेल्ट करवाने का काम भी करेंगे बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, राइट. इसी के साथ ओजोन डिप्लीशन में जो नैनो पार्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बिकॉज बीइंग ऑफ वेरी लाइट स्ट्रक्चर एंड वेरी लाइट इन वेट, दीज नैनो पार्टिकल्स कैन रीच अप टू स्ट्रेटोस्फेयर, और वहां के क्लाउड्स में जाकर के क्लोरीन और अदर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको एक्टिवेट करने का काम ये नैनो पार्टिकल्स करते हैं. इसके बाद गैशियस पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड यूजेस में लाया जाता था, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोसोल स्प्रेज, यहाँ पर CFCs का बहुत ज़्यादा यूज हुआ. लेकिन इन दी 1970s एंड 80s द साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फाउंड दैट CFC इज नॉट वेरी गुड फॉर आवर ओजोन लेयर.
ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद सोलर इंसोलेशन। और ये जो फ्री क्लोरीन रेडिकल है, इट देन गोज ऑन एंड ब्रेक्स द ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल into O2 gas, diatomic oxygen as well as a क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जिसको हम क्लोरेट कह सकते हैं। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ फ्री रेडिकल क्लोरीन विच इज रिलीज फ्रॉम CFC। तो CFC एक ग्रीन हाउस गैस भी है और इसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो कि ओजोन लेयर को खत्म करने का काम कर रहा है। और इसीलिए वी केम अप विद अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दिस इज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप सभी को पता होना चाहिए। ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था अंडर दी वियना कन्वेंशन, और इस प्रोटोकॉल के अंदर हमने डिसाइड किया कि जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हम धीरे धीरे करके उनका यूज जो है बंद कर देंगे। ठीक है, फिर बात आई ओजोन की। ओजोन व्हेन इट एग्जिस्ट्स इन स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब जो ओजोन है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन मिल रही है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। इस ओजोन को बचाने के लिए भी हमने बहुत सारे कन्वेंशंस लाए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। लेकिन वेन एवर दिस ओजोन इज एग्जिस्टिंग और फॉर्मिंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि सरफेस पे जब ओजोन की फॉर्मेशन हो, तब ये हाईली टॉक्सिक गैस है। लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छी गैस नहीं है ओजोन गैस। इट इज एक्चुअली हार्मफुल टू लाइफ, लिविंग एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, उनको ये जो ओजोन है दिक्कत देने का काम करती है। इट ऑल्सो लोअर्स आर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया, बिकॉज जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन गैस। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्ले अ मेजर रोल इन कन्वर्टिंग O2 टू O3। O3 यानी ओजोन का मॉलिक्यूल सरफेस पे बनता कब है? कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आने के बाद ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड नियर द सरफेस, एंड ओजोन इट एक्चुअली बिकम्स अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अभी हमने बात की थी कि व्हाट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। दो से ज्यादा अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करके कोई दूसरा या तीसरा या चौथा अगर कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिलीज होती है बाई अनबर्न्ड कार्बन, यानी कि जब कार्बन को पूरी ऑक्सीजन की मात्रा में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दिया गया और कार्बन जो है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, उस टाइम पे CO विल बी फॉर्म्ड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑब्वियसली एमिटेड व्हेनेवर वी बर्न एनी काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल, चाहे आप पेट्रोल बर्न करें, डीजल बर्न करें, कोल बर्न करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिलीज, एंड दीज टू सब्सटेंसेस दे रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म O3 मॉलिक्यूल्स और ओजोन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट, पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल होती है सल्फर डाइऑक्साइड की। एसिड रेन में कंट्रीब्यूशन देता है आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर। जो भी हमारा क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रही हैं उन क्लाउड्स में जाकर के सल्फर डाइऑक्साइड इट मिक्सेस विद वाटर एंड गिव्स राइज टू वीक सल्फ्यूरिक एसिड। देन इट इज प्रोड्यूस्ड इन वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी जो हमारा नेचुरल सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, एंड अपार्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वी आल्सो सी एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग कोल इन थर्मल पावर स्टेशंस एंड डीजल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन, एंड रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स लाइक पायराइट्स, फेलराइट एंड सिनाबार दैट इज मर्करी सल्फाइड। बहुत सारे ओर्स जो हमें मिलते हैं, जैसे मर्करी का ओर है, पायराइट है जो कॉपर का ओर है, ये ओर्स हमें एक डाइऑक्साइड या सल्फेट की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, मर्करी सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो अलग अलग मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हमें सल्फर को अलग करके सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज करना पड़ता है एटमॉस्फेयर को। बट सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, डिजीजेस होंगी, न्यूरल फंक्शन वीक होगा, प्री मैच्योर डेथ यानी फेटल भी हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मेनली अगेन फॉसिल फ्यूल की बर्निंग के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज टू आर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है एंड ये ग्लोबल वार्मिंग में मदद करने वाली है। लेकिन जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दीज टू गैसेस दे कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कूलिंग बाय ऑक्सीडाइजिंग अ मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट इज योर मेथेन। मेथेन गैस को, जो कि एक अच्छी खासी ग्रीन हाउस गैस है, उसको ऑक्सीडाइज करके मेथेन का कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम, उसको कम हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस बनाने का काम ये जो हमारे NOO एंड NO2 मॉलिक्यूल्स हैं ये कर सकते हैं। These nitrogen oxides also play a very important role in formation of ozone.
whenever there is a significant concentration of nitrogen oxides like NO and NO2 in the atmosphere, and also volatile organic compounds. These volatile organic compounds are different kinds of hydrocarbon compounds जो कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और ये एयर में रिलीज हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल. These primary pollutants, when they are in contact with each other under the influence of sunlight, they make two different substances. One is ozone molecule, जो कि अगेन हमने देखा सरफेस पे हार्मफुल है, एंड पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट विच इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट एंड ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो यहाँ पर हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी बात करते हैं. कार्बन बेस्ड केमिकल्स दैट इजिली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, एंड दे are harmful for our health. Irritation of eye, nose, throat, headaches, nausea etc. and long term effects की बात करें तो हमारे ब्रेन को, हमारे लिवर को और हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम volatile organic compounds कर सकते हैं. These volatile organic compounds, you have to remember, they are not always formed when we burn any kind of fossil fuel. ज़रूरी नहीं है कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल को बर्न करने पे ही VOC जो हमारा है वो रिलीज हो. हमारे घरों के अंदर भी जो इंडोर पोल्यूशन होता है उसमें भी हमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत देखने को मिलते हैं, स्पेशली व्हेनेवर वी कुक समथिंग. किचन में जब हम कोई कुकिंग का काम कर रहे हैं तो आज के टाइम पे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ फैट्स दैट वी कुक इन आवर किचन, उससे बहुत सारी वेपर्स रिलीज होती हैं. हम डिओड्रेंट के तौर पे या परफ्यूम के तौर पे जो बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी रिलीज फ्रॉम योर टॉयलेट, फ्रॉम योर बाथरूम एक्सेट्रा, जो कि इंडोर पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट. सो नाउ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और इन क्वेश्चंस को हमारी अभी तक की नॉलेज से सॉल्व करने की हम सभी जो है कोशिश करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट. इनमें से कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर दैट इज SPM, परऑक्सीटाइल नाइट्रेट, अमोनिया और लेड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी ऑप्शन बी, परऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन. दीज आर योर secondary pollutants which are actually found in photochemical smog. Photochemical smog is basically made when nitrogen oxides come in contact with volatile organic compounds in the presence of sunlight, and this leads to the formation of peroxyacetyl nitrate and ozone. Clear? Next up, let us look at question number 2. Consider the following statements. Which of the above is or are emissions from coal combustion at thermal power plants? कोल कंबस्शन से कौन सी चीजें रिलीज हो रही हैं? फ्लाई ऐश, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. एज आई हैव टोल्ड यू, ये तीनों चीजें रिलीज होंगी व्हेनेवर वी बर्न एनी काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल. स्पेशली जब हम कोल को बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन इंप्यूरिटीज एंड सल्फर इंप्यूरिटीज ऑक्सीडाइज होकर गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं. लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंसेज हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सिलिका का जो ऑक्साइड है सॉलिड मैटर फॉर्म में रहता है और वो कोल के बर्न होने के बाद जो ऐश बच जाती है उसकी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और दैट इज योर फ्लाई ऐश. नेक्स्ट अप is your question number 3. This is related to fly ash. With reference to fly ash produced by power plants using coal as a fuel, which of the following statements is or are correct? Statement 1. Fly ash can be used in production of bricks for building construction. Statement 2. Fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement contents of concrete. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only and it does not contain any toxic elements. अब देखो, फ्लाई ऐश जैसे मैंने आपको बताया कोल में बची हुई मेटालिक इंप्यूरिटीज के ऑक्साइड से हमारी फ्लाई ऐश बनने वाली है. एंड सच फ्लाई ऐश इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिकॉज दिस फ्लाई ऐश इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड अदर इंप्यूरिटीज. और ये जो सारे सब्सटेंसेज हैं बहुत रिजिलियंट एंड हार्ड सब्सटेंसेज हैं और इनको यूज करके हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल जरूर डेवलप कर सकते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द पॉलिसीज ऑल्सो विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ऑल द फ्लाई ऐश विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट, उसका एक सेट परसेंटेज उस थर्मल पावर प्लांट के आसपास के रीजन्स में यूज होना चाहिए एंड इन द फॉर्म ऑफ अ कंस्ट्रक्शन एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. रोड्स में भी, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में भी हम फ्लाई ऐश को यूज करते हैं, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में भी हम फ्लाई ऐश को यूज करते हैं. इसके साथ फ्लाई ऐश अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनस ना हो तो उसकी टेस्टिंग के बाद हम फील्ड्स के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी उस फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू योर फार्म्स.
तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि हम पोर्टलैंड सीमेंट को रिप के बहुत सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसमें फ्लाई ऐश को भी डाल सकते हैं, और इससे पोर्टलैंड सीमेंट की जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी इंक्रीज होगी, और हमारे फ्लाई ऐश को डिस्पोज करने की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से भी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट इंटायरली करेक्ट। फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, यहां ओनली हमारा सबसे पहले काम खराब कर रहा है। फ्लाई ऐश कंसिस्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स एंड सेमी मेटल्स and it does not contain any toxic material. This is also incorrect. Fly ash can also contain oxides of various heavy metals, various poisonous substances जैसे कि lead हो गया, mercury हो गया, ये जो substances हैं although present in very small quantities can be very toxic substances, और हम fly ash को इसीलिए बहुत ध्यान से हम लोगों को यूज करना है। तो for this question the correct answer becomes option A. Only the first and second statements are correct. Now jump on to next question. Which among the following is the function of an electrostatic precipitator? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करनी है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन विच हेल्प्स इन रिमूविंग केमिकल्स फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। सेकंड, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन डिजाइंड टू रिमूव impurities from solid substances. Option C, it helps in locating polymetallic nodules on ocean beds. And option D, it is an electromagnetic machine to cause artificial rains. Now, electrostatic precipitator is an instrument which is installed in industries or power plants in order to clear out the suspended matter in the exhaust gases. इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उसमें जो भी आपका सस्पेंडेड मैटर है, सॉलिड या बहुत छोटी साइज के जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स हैं या ऐश के पार्टिकल्स हैं, उनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोकने के लिए ऑप्शन ए जो है, उनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोकने के लिए हम इस प्रेसिपिटेटर को यूज करते हैं। इसीलिए हमने यहां पर ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर रखा है। एग्जॉस्ट गैसियस मीडियम में से, गैस के मीडियम में से छांट करके केमिकल्स को रिमूव करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सो इफ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, इट इज नथिंग बट एग्जॉस्ट गैस जिसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर हैं, उसको एक हम एपरेटस के थ्रू फ्लो करवाते हैं। इस एपरेटस के थ्रू पहले इन सभी सॉलिड पार्टिकल्स को हम एक पर्टिकुलर चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और उस चार्ज के ऑपोजिट चार्ज की प्लेट्स को लेकर आके हम इस गैस में से उन सभी चार्ज पार्टिकल्स को निकाल लेने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज blue rods, first of all these blue rods they will give you they will give this particular particle a positive charge, और जब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये सारा सस्पेंडेड मैटर आगे जाएगा तो इन प्लेट्स में जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनसे अट्रैक्ट होके वो बीच में वहीं रुक जाएगा। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस जाएगी, दैट एग्जॉस्ट गैस विल बी फ्री ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फ्लाई ऐश एंड अदर पार्टिकल्स। क्लियर? सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं यूजिंग क्लीनर फ्यूल्स, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और इंस्टॉलिंग डिवाइसेस व्हिच कैन रिड्यूस द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक स्क्रबर, लाइक फिल्टर्स, लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर्स और लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स की अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स दे आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, जहां पर हम पेट्रोल या डीजल का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो व्हीकल एग्जॉस्ट गैस से निकल आते हैं, इन पॉल्यूटेंट्स को कैटालिटिक कन्वर्टर्स के थ्रू क्रॉस करवा के, फ्लो करवा के, वी कन्वर्ट देम हाइड्रोकार्बन्स इनटू वाटर, carbon monoxide into carbon dioxide, and nitrogen oxides into harmless nitrogen gas. So we convert more harmful pollutants into less harmful pollutants or no pollutants like H2O or nitrogen gas. Next up, look at question number 5, and this question is about Bharat Stage Emission Norms, BS norms. Statements को पढ़ते हैं. Statement 1 says BS5 norms have been implemented all over India. पूरे इंडिया के ऊपर हमने BS5 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड BS नॉर्म्स ले डाउन द एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली। ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑल ओवर इंडिया हमने BS5 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड जंपिंग फ्रॉम BS4 टू BS6। इंडिया में हमने BS5 नॉर्म्स को लाया ही नहीं इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन।
हमने इंडिया के अंदर BS4 फ्यूल स्टैंडर्ड्स के बाद सीधा BS6 को इंट्रोड्यूस किया है, BS5 के स्टैंडर्ड को हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हीकुलर पॉल्यूशन की। वी ऑल नो दैट व्हीकल इन आर इंडिया, इन आर कंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूशन इशू। व्हीकल्स के अंदर से बहुत सारा का जो एमिशन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मोनोऑक्साइड हो, दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हो, सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो, ये पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को कम करने के लिए, इस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑलरेडी हमने ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को धीरे धीरे फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली एनसीआर रीजन में द कोर्ट जजमेंट्स हैव आल्सो बीन वेरी एक्टिव इन दिस केस कि जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो डीजल पे चल रहे हैं और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको धीरे धीरे करके हम लोग फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नए क्लीनर फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल गैस विच इज अ बिट क्लीनर गैस एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। कैटालिटिक कन्वर्टर्स का यूज कर रहे हैं हम हार्मफुल एग्जॉस्ट को लेस हार्मफुल एग्जॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। वी हैव आल्सो बैंड द एडिशन ऑफ लेड इन पेट्रोल in order to prevent the emission of lead particles, and alternative fuels like CNG etc. are also being used in public transport. इसके साथ हमने BS6 नॉर्म्स पे सीधा जंप किया है। भारत स्टेज जो हमारे नॉर्म्स थे 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस नॉर्म्स के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, फ्यूल का एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं दैट दिस काइंड ऑफ फ्यूल शुड हैव पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मैक्स टू मैक्स इस लिमिट तक होना चाहिए, इस लिमिट से ज्यादा अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा तो उस फ्यूल को हम यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली थ्रेशोल्ड्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड सल्फर ऑक्साइड्स, दे हैव आल्सो बीन सेट फॉर BS स्टैंडर्ड्स। तो जो BS6 हम लोग यूज करने लग रहे हैं, इस BS6 को 1 अप्रैल 2020 से पूरे इंडिया में इफेक्टिव कर दिया गया है, एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एमिशन स्टैंडर्ड एंड द मोस्ट क्लीनर फ्यूल दैट इज अवेलेबल इन आवर कंट्री। और इस पर्टिकुलर BS6 के फ्यूल के अंदर जो हमारी सल्फर की कंसंट्रेशन है, सल्फर की कंसंट्रेशन कम की गई है। 50 ppm सल्फर था हमारे BS4 में, BS6 में 10 ppm सल्फर है, दैट इज 10 parts per million sulfur in our fuels. This will obviously bring down the sulfur emissions or particulate emissions from diesel cars by 80% and nitrogen oxides from diesel car by 70%, petrol cars by 25%. So a very significant reduction in emissions from automobiles is expected after the use of BS6 norms. Clear? अब फ्रेंड्स अगर हम BS स्टेज को देखें तो यहां पर मैंने डायग्राम के अंदर आपको BS1, 2, 3, 4 एंड 6 इन सभी के अंदर जो सल्फर का स्टैंडर्ड था उसको मैंने यहां पर शो कर दिया है। इसी के साथ नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मैंने यहां शो कर दिया है। पार्टिकुलेट मैटर का यू कैन ऑब्वियसली सी हियर। सो भारत स्टेज के जो एमिशन लिमिट्स हैं BS6 के, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके के और किस तरीके से क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है, किस पॉल्यूटेंट का सेट किया गया है, और क्या उससे फायदा होने वाला है इंडिया की सिटीज को। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अप, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। Right? So statement 1 says it gives real time data about pollution levels for all urban areas in India, and statement 2 says it is based on the standards prescribed by World Meteorological Organization. For National Air Quality Index, ये एक्चुअली इंडेक्स सेटअप किया गया है इंडिया के अलग अलग रीजन्स में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, एंड दिस गिव्स अस रियल टाइम डेटा अबाउट पॉल्यूशन लेवल्स फॉर मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज, सम ऑफ द अर्बन एरियाज बट नॉट ऑल ऑफ द अर्बन एरियाज। फर्स्ट स्टेटमेंट में यही गड़बड़ हो रही है दैट इट गिव्स रियल टाइम पॉल्यूशन डेटा और डेटा अबाउट द पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, नॉट फॉर ऑल अर्बन एरियाज बट फॉर सम सेलेक्टेड अर्बन एरियाज इन द कंट्री। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में समझने से पहले वी मस्ट ऑल्सो नो अबाउट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स को CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिजाइन किया था। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स ही डिसाइड करते हैं कि इंडिया की एम्बिएंट एयर क्वालिटी, यानी कि हमारे सिटीज में जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसकी एयर क्वालिटी किस तरीके से नापी जाए। 2009 में इन स्टैंडर्ड्स को जो है लॉन्च किया गया। 12 पॉल्यूटेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड थे। ये 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स आपको याद होने चाहिए। इन 12 पॉल्यूटेंट्स का मतलब स्टैंडर्ड बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल लेड का बोल दिया कि लेड का X ppm,
एम्बिएंट स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है। अगर एक्स पीपीएम से ज़्यादा वैल्यू हो रही है तो हम एयर क्वालिटी को खराब या पुअर कह सकते हैं। एयर लेड का जब कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको सीरियसली पुअर या सिवियरली पुअर या एक्सट्रीमली पुअर एयर कह सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड बना दिए हर पॉल्यूटेंट के कि एयर में मैक्सिमम या मिनिमम इतना लेवल होना चाहिए हर किसी पॉल्यूटेंट का। क्लियर? दिस इज योर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं बाय सीपीसीबी। अब इसके बाद हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया, जहां पर हमने क्या किया, इन 12 पॉल्यूटेंट्स में जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के पॉल्यूटेंट्स थे, इन 12 के अंदर से हमने 8 पॉल्यूटेंट्स को चुना है। The 8 pollutants which are a bigger problem in India, especially North India, और इन 8 pollutants को मेजर करते हुए हम क्या बनाएंगे, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स और AQI। इसमें से हमने जो 8 पॉल्यूटेंट्स चुने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड। ठीक है, तो ये जो हैं हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हो गए। इन पॉल्यूटेंट्स की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसके बेसिस पे हम अर्बन एरियाज की एयर को गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर या सिवियर, इन 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और इससे जो सिटीजन है उस सिटी के, उनको पता चल जाएगा कि हमारी आसपास की एयर का क्या स्टेटस है, कैसी एयर है, और उसके हिसाब से वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं उसको प्लान कर सकते हैं। राइट? Now let us talk about question number 7, and this question is about persistent organic pollutants. Which of the following characteristics are associated with persistent organic pollutants? Persistent organic pollutants आपको इस टर्म से क्या समझ आना चाहिए? Persistent, that is for a long term. Organic, that means they are organic compounds or majorly they are originated from either fossil fuels or living organisms. एंड पॉल्यूटेंट्स हैं तो ऑब्वियसली दे आर अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। सो आपको बताना है बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन एंड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन 3 फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के साथ जुड़े होने चाहिए? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और पीडीएफ अगर आपको इस सेशन की डाउनलोड करनी है दोस्तों तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स जो भी हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स हैं आपको वहां पर मिलती हैं। एंड द करेक्ट आंसर्स फॉर द होमवर्क क्वेश्चन, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिखते हैं तो नेक्स्ट डे मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही करेक्ट आंसर होमवर्क क्वेश्चन का क्या है वो पिन करके दे सकता हूं। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है यहां पर कंक्लूड होता है। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।